A conducting loop carrying a current I is placed in a uniform magnetic field pointing in the plane into the plane of the paper as shown। ठीक है, एक कंडक्टिंग लूप है जिसमें करंट जो है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्स है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप का नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इस लूप में रखा है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि लूप की टेंडेंसी क्या होगी, ये मूव करेगा कि एक्सपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है आई टाइम्स एल क्रॉस बी। और अगर ये लूप बन जाता है, जिस पॉइंट से शुरू होता है उसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है वो आके, तो एल वेक्टर हो गया जीरो, यानी नेट फोर्स तो इस पर जीरो लगेगा। नेट फोर्स जीरो लगेगा किसी भी करंट कैरिंग लूप पे, किसी भी करंट कैरिंग लूप पे, चाहे वो लूप सर्कुलर हो, किसी भी शेप का हो, कैसी भी रैंडम शेप का हो, किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो जीरो होता है। तो इसका मतलब ना तो ये पॉजिटिव एक्स में जाएगा ना नेगेटिव एक्स में जाएगा, मूवमेंट तो ये कहीं करेगा नहीं। ठीक, अब नेट फोर्स जीरो है, ऐसा नहीं है कि फोर्सेज नहीं लग रहे होंगे, फोर्सेज तो लग रहे होंगे बट नेट फोर्स जीरो होगा। जैसे कि मैं इस हिस्से पे देखूं, सिर्फ इतने हिस्से पे, ये जो पार्ट है इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो इस पे फोर्स का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो लिखेंगे आई टाइम्स डी एल क्रॉस बी, ये लगेगा डी एफ। तो जब आप डी एल क्रॉस बी करोगे, डी एल क्रॉस बी करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, डी एल की तरफ हाथ रखोगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके फिंगर्स को कर्ल करोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी। होपफुली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना अच्छे से आता होगा, तभी आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज डील कर रहे हो। ठीक, नहीं तो आप थ्योरी पढ़ो, पहले क्रॉस प्रोडक्ट समझोगे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। ठीक, तो जब आप डी एल क्रॉस बी करोगे तो इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा डी एफ। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे तो उस पर फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे करंट एलिमेंट लेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से होगी हर एलिमेंट पे। तो इसमें फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये जो लूप है वो एक्सपेंड करेगा। ठीक, सो योर आंसर इज बी पार्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब करता, दो चीज़ें हो जाती हैं, या तो आप करंट की डायरेक्शन पलट दो, करंट क्लॉकवाइज जो घूम रहा है, करंट जो क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज कर दो, तब भी लूप कॉन्ट्रैक्ट होगा, या आप करंट को क्लॉकवाइज ही रहने दो, मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ट्स है उसको आउटवर्ड्स कर दो, तब भी लूप जो हो जाएगा वो क्या फील्ड किसकी टेंडेंसी होगी, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी होगी। अभी क्या होने की टेंडेंसी है, एक्सपेंड होने की टेंडेंसी। ठीक, और इसके अंदर टेंशन आ जाएगा, टेंशन मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एक रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। और टेंशन का फॉर्मूला कितना होगा, तो वो होता है आर बी आई। आर है उस लूप की रेडियस, बी है उसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और आई है उसमें फ्लो होने वाली करंट। ये होगा उस लूप में टेंशन। टेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि ये किस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, आर बी आई के बराबर होगा। टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। दो अगर पैरेलल वायर हैं उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, एक में करंट आई वन है एक में करंट आई टू है, तो उसमें जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है अट्रैक्शन का वो आपका होता है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। डी है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी होती है। ठीक, तो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। ये अट्रैक्शन का फोर्स तब होता है जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होती है, और जब करंट एंटी पैरेलल होती है, एक में ऊपर एक में नीचे हो जाएगी, तब यही फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये कौन सा फोर्स है, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं हो सकता, करंट फ्लो हो रही है, चार्ज फ्लो हो रहा है, कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी वायर में जब करंट फ्लो होती है तो चार्ज तो फ्लो कर रहा है, लेकिन वो वायर होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं उतने ही वहाँ पे जो एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर का मतलब ये मत समझना कि वायर चार्ज है, वायर पे नेट चार्ज आपका जीरो होता है। ठीक, कोई वायर अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, बहुत सालों से एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चार्ज हो गया। ठीक है, उस पर हर क्रॉस सेक्शन पे, हर सेक्शन पे, हर हिस्से पे नेट चार्ज कितना होगा, जीरो ही होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं हो सकता, ये कूलम्बिक फोर्स नहीं हो सकता। ये कौन सा फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। टू पैरेलल कंडक्टर ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ कैरिंग करंट आई एंड टेन आई रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ठीक, एक में करंट आई और एक में करंट टेन आई, तो इनके बीच में अगर ये दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, इक्वल लेंथ है।
ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ तो सेम ही हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालेंगे दोनों के लिए तो वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट, एक की करंट आई है और एक की करंट 10 आई है, अपॉन 2 पाई डी, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं इनके बीच की, तो ये होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स निकालने के लिए लेंथ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इक्वलेंट अपोजिट फोर्स लगेगा। और सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे, ए एंड बी विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स। जितना ए ने बी पे लगाया होगा उतना ही बी ने ए पे लगाया होगा। अगर लेंथ नहीं भी सेम होती तब भी यही होता, जितना फोर्स ए ने बी पे लगाया होगा उतना ही बी ने ए पे लगाया होगा। फिर हम ये फॉर्मूला उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इन्फाइनाइट वायर के लिए। ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है इन्फाइनाइट वायर के लिए। ठीक है, एक वायर मान लिया बड़ा है, एक वायर छोटा है, तब भी इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इक्वलेंट अपोजिट लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, हो सकता है हम ये फॉर्मूला अच्छे से यूज़ ना कर पाएँ क्योंकि ये इन्फाइनाइट वायर के लिए चलता है। Two thin long parallel wires separated by a distance d carry a current I ampere in the same direction। दोनों में करंट I फ्लो हो रही है। अब उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ये पूछ रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, एक की करंट भी आई है दूसरी करंट भी आई है, अपॉन 2 पाई आर। आर जो है डिस्टेंस जो है वो दी है डी, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या आंसर बनेगा, सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर इंटू 2 पाई डी। अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ पे उन्हें लिखना चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी, तब ये आंसर आपका बनेगा सी पार्ट। Two long conductors separated by distance d carry current I1 and I2 in the same direction. They exert a force on each F on each other. Now the current in one of them is increased to 2 times and the direction is reversed. The distance between is also increased to 3d. समझिए जरा, पहले जो फोर्स लग रहा था F, या फोर्स पर यूनिट लेंथ कहना चाहिए मुझे, वो होगा आपका म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये होगा फोर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, करंट को दुगना कर रहे हैं और रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स करने से फर्क ये पड़ेगा कि पहले जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा अब रिपल्शन का फोर्स बन जाएगा। पहला फोर्स अगर आपने पॉजिटिव कहा है तो अब आप फोर्स उसको क्या बताओगे, नेगेटिव, पहले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, करंट रिवर्स करने से ये होगा। अब करंट को दुगना कर दिया, डिस्टेंस 3 गुना कर दिया, किसी एक करंट को दुगना कर दिया, मान लीजिए एक करंट को दुगना कर दिया और डिस्टेंस 3 गुना कर दिया, इसका मतलब नया फोर्स 2/3 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स हो जाएगा। और अपोजिट तो एक क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। सो योर आंसर इज डी पार्ट। और ये फोर्स नहीं है, ये होना चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ। टू पैरेलल वायर्स ए एंड बी, अब ये 10 और 2 एम्पियर लिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं यहाँ 1 एम्पियर ना हो। चलो 10 और 2 एम्पियर के हिसाब से कर लेते हैं। एक में करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर और दूसरे में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। द डिस्टेंस बिटवीन देम 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अगर वायर इन्फाइनाइट लेंथ का और बी जो है वो 2 मीटर लेंथ का, तो फोर्स पूछ रहे हैं फोर्स कितना लगेगा। तो पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। या सेटल करते हैं पूरा डायग्राम बना के, समझिए। एक वायर तो आपका इन्फाइनाइट लेंथ का और एक वायर आपका फाइनाइट लेंथ का है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर है, मैं 10 एम्पियर मान के कर रहा हूँ, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर है अपोजिट डायरेक्शन में। चलो इसमें करंट नीचे फ्लो करा रहे हैं 2 एम्पियर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दी है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। अब जब दोनों ही वायर इन्फाइनाइट होते थे तो किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे और दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते थे। अब इसमें एक वायर इन्फाइनाइट है तो पहले वायर की वजह से दूसरे वायर के लोकेशन पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये वायर 1 है, ये वायर ए है, ये वायर वी है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ए वायर की वजह से। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई कितना है 10 एम्पियर अपॉन 2 पाई आर, आर कितना है आपका 0.1। तो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट, पॉइंट हटाएंगे तो 100, तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू 100 अपॉन 2 पाई। वैल्यू डाल देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है वो 10⁻⁻7 होता है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻7। सो इट इज 2 इंटू 10⁻⁻5। ये तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड।
अब इस मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा अंदर की तरफ, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो बाहर लगेगा, रिपल्शन का वो फोर्स कितना होगा, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा I टाइम्स L क्रॉस B। करंट कितनी है, करंट 2 एम्पियर है, और L और B में 90 डिग्री का एंगल है, तो लेंथ भी है आपकी 2 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻⁻⁵, एंगल 90 है तो साइन 90 हो गया ये। तो ये आपका बन जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, इतना उस पर फोर्स लगेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। The force between two long parallel wires A and B carrying a current is, दो पैरेलल वायर A और B कुछ करंट है, उसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया है 0.004 न्यूटन पर मीटर। द कंडक्टर्स आर 0.01 मीटर अपार्ट, ये उनके बीच की डिस्टेंस है। इफ द करंट इन कंडक्टर A इज ट्वाइस दैट इन कंडक्टर B, तो करंट B में कितनी है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला दिया है, क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, म्यू नॉट IA IB अपॉन 2 पाई डी। फोर्स पर यूनिट लेंथ दी है 0.004, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 इंटू 10⁻⁻7। और ये कह रहे हैं कि A में करंट जो है वो B की डबल है, तो B की करंट अगर I मानूंगा तो A की करंट 2I हो जाएगी, तो ये बनेगा आपका 2I इंटू I अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.01 है, तो ये 0.01 हो जाएगा, ठीक। तो ये बन गया आई स्क्वायर। अब जरा देखते हैं आई स्क्वायर कितना आने वाला है, तो आई स्क्वायर आ जाएगा आपका 0.004 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻7। तो -7 जब ऊपर पहुंचेगा तो 10⁻+7 बन जाएगा। अब +7 तीन पार यहाँ से सेटल हो जाएंगी, 2 पार यहाँ से सेटल हो जाएंगी, तो 5 पार तो ये सेटल होंगे, यानी आपका ऊपर बचा 100, और इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आई जो आया वो आपका 10 एम्पियर आ गया। यानी बी में करंट फ्लो होगी 10 एम्पियर और ए में होगी 20 एम्पियर। हमसे बी में पूछी गई है, सो योर आंसर इज सी पार्ट। ए मेटेलिक लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इफ ए करंट पास थ्रू इट। लूप है, लूप में अगर करंट पास हो रही है तो नेट मैग्नेटिक फोर्स उस पर 0 होगा, तो रिंग पे नेट फोर्स कोई नहीं मिलेगा। द रिंग विल फील ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the ring will feel a force of repulsion, it will move to and fro about its center of gravity, none of the above. So your answer is C part, sorry D part. Ninth, a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field, the torque acting on it does not depend on, टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। टॉर्क, तो करंट कैरिंग लूप है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है बी, उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा उसका फॉर्मूला होता है M क्रॉस B। तो ये किस किस बात पर डिपेंड करेगा। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो NIA होता है, B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और इनके बीच का एंगल मान लिया थीटा है, तो ये हो गया साइन थीटा। तो ये किस किस बात पे डिपेंड करे, डज नॉट डिपेंड। क्या लूप के शेप पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, लूप के एरिया पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, लूप से पास होने वाली करंट पे डिपेंड करेगा, बट शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। उसी एरिया, उसी नंबर ऑफ टर्न्स, उसी करंट के अगर आपने 2 शेप के लूप बना दिए तो दोनों पे लगने वाला टॉर्क सेम होगा। तो शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा एरिया पे डिपेंड, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, बट शेप ऑफ लूप पे डिपेंड नहीं करेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। करंट I इज कैरिड इन ए वायर ऑफ लेंथ, लेंथ दी नहीं है, कुछ लेंथ हुई होगी। इफ ए वायर इज टर्न इनटू सर्कुलर कॉइल, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड B विल बी। जरा समझिए उसको, मैंने अगर सर्कुलर एल लेंथ इसमें एल आंसर में, तो इसको एल कह देता हूं मैं, ठीक। एल लेंथ का वायर है, उसको मैंने लूप में कन्वर्ट किया, तो पहली बात तो मुझे रेडियस निकालना आना चाहिए, जो 2 पाई आर होगा वो एल के बराबर होगा, तो रेडियस आपकी आ गई L अपॉन 2 पाई, ठीक। मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहे हैं, तो टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है M इंटू बी,
एम बी साइन थीटा की वैल्यू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी एम इंटू वी। और एम क्या होगा, एम होगा आपका एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, तो सिंपली आई इंटू ए बनेगा। और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू बी। सो योर आंसर इज, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इज एल स्क्वायर आई बी अपॉन 4 पाई। ये होगा मैक्सिमम टॉर्क, सी पार्ट। A circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter is placed in uniform magnetic field of 0.1 टेस्ला। आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, आपको रेडियस दी है, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर कॉइल इस तरह से है आपकी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। अगर इसमें करंट आपकी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है आई, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इनवर्ड हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए, और पैरेलल हो गए तो इस पर लगने वाला टॉर्क हो जाएगा 0। सो योर आंसर इज डी पार्ट। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ए पोल पीसेज ऑफ ए मैग्नेट यूज इन ए पाइवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसमें हम मैग्नेट के जो पोल पीसेज यूज करते हैं। तो अगर आपने उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा गैल्वेनोमीटर का, तो वो सिलेंड्रिकल सरफेस होती हैं, लेकिन अंदर से कटे हुए होते हैं, प्लेन सरफेसेस नहीं होती हैं। हॉर्सशू मैग्नेट का हो या बार मैग्नेट का हो, हॉर्सशू मैग्नेट हम यूज करते हैं जनरली, लेकिन उसकी जो सरफेस होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, वो इस तरह से होती हैं। ये आपके पोल्स होते हैं इस तरह के, ठीक। तो क्या आंसर बनेगा, डी पार्ट। इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल थीटा इज रिलेटेड टू द करंट। करंट के और थीटा और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में जो करंट होती है वो टेन थीटा के प्रोपोर्शनल होती है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो करंट होती है वो थीटा के ही प्रोपोर्शनल होती है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हमें क्या करना चाहिए, ठीक। तो पहले हमें सेंसिटिविटी का फॉर्मूला देखना होगा। तो सिचुएशन ये है कि अगर हमने कोई करंट कैरिंग कॉइल है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो M क्रॉस B यानी MB साइन थीटा। और सिचुएशन ऐसी होती है कि थीटा हमेशा जो होता है वो 90 डिग्री रखा जाता है, तो जो टॉर्क होगा वो NIA B के बराबर होगा, और ये टॉर्क जो होता है वो रिस्टोरिंग टॉर्क के थीटा से बैलेंस हो रहा होता है। तो यहाँ से जो करंट आपकी आती है वो आपकी आती है K अपॉन NAB इंटू थीटा। अब सेंसिटिविटी कैसे डिफाइंड है, सेंसिटिविटी डिफाइंड है आपकी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी थीटा अपॉन आई, ये है करंट सेंसिटिविटी। कम से कम करंट में ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव है। तो ये आपका बनेगा NAB के जो है वो रिस्टोरिंग जो टॉर्शन कांस्टेंट है, जो स्पाइरल स्प्रिंग नीचे लगी होती है मैग्नेटिक कॉइल के नीचे, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है उसके नीचे एक स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती है। तो ये उसका जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है वो स्पाइरल स्प्रिंग, उसका ये टॉर्शन कांस्टेंट है। n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ए कॉइल का एरिया, और b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट सही है, बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन हमसे तो पूछ रहे हैं क्या चीज़ हम डिक्रीज करें, क्या चीज़ घटाएं ताकि सेंसिटिविटी बढ़े। तो जो टॉर्शन कांस्टेंट होगा वो घटाना पड़ेगा, तब सेंसिटिविटी बढ़ेगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ इट्स सस्पेंशन, जिससे वो सस्पेंडेड है वो कॉइल, उसका टॉर्शनल कांस्टेंट। तो ये चीज़ें समझने के लिए आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पूरा सेटअप पता हो कि किस तरह से क्या होता है और किस तरह से क्या होता है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये हो क्या गया।
या फिर डायरेक्टली आपको ये पता हो कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता हो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है और वो NAB/K के बराबर होता है। के जो होता है वो टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्पाइरल स्प्रिंग, जो कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज मेटेरियल की बनी होती है, उस स्पाइरल स्प्रिंग का ये टॉर्शनल कांस्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। दो गैल्वेनोमीटर हैं और एक में 3 मिली एम्पियर करंट और एक में 5 मिली एम्पियर करंट हम फ्लो करा रहे हैं फॉर द सेम डिफ्लेक्शन ऑफ थीटा आई नॉट, नहीं थीटा नॉट डिवीजन, या चलो आई नॉट डिवीजन कुछ है, सेम डिफ्लेक्शन थीटा नॉट, डिफ्लेक्शन थीटा के टर्म्स में होता है, थीटा नॉट डिवीजन। तो सेम डिफ्लेक्शन के लिए एक में 3 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराई, एक में 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराई। तो जिसमें कम करंट फ्लो करा के उतना डिफ्लेक्शन मिल गया तो वो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, क्योंकि सेंसिटिविटी डिफाइंड ही है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। कम करंट से ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, is more sensitive than B, A part।